नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि भोपाल से मिल रही है, जहां एमपी में एमएसएमई समिट 2023 का आगाज होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। समिट में 6 सत्र और एमओयू भी होंगे। एमएसएमई अवार्ड से सम्मानित होंगे उद्यमी। देश के 1000 उद्यमी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ओमर ग्रीन्स होटल में समिट आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज आर्थिक विकास के शुभ संयोग मध्य प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग पर राज्य स्तरीय समिट का उद्घाटन करेंगे। नर्मदापुरम रोड स्थित आमिर ग्रीन्स में होने वाले इस समिट में एमएसएमई और विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा सहित कई मंत्री मौजूद रहेंगे। समिट में कई उद्योग परिसंघ के पदाधिकारी, बड़े औद्योगिक घराने, नव उद्यमी, भारत सरकार और राज्य के वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित होंगे। सफल उद्यमियों को एमएसएमई अवार्ड वितरण और देश की प्रतिष्ठित कंपनी और संस्थानों के बीच एमओयू भी होगा। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में उद्यमशील संस्कृति को बढ़ावा देने और नवाचार की भावना को विकसित करने के उद्देश्य से 1 दिवसीय एमपी एमएसएमई समिट 2023 आरंभ हो रहा है और समिट की शुरुआत सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे इसका समापन किया जाएगा। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता की ओर। वैभव, मध्य प्रदेश एक कदम और विकास की ओर बढ़ रहा है। बिल्कुल, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, एमएसएमई के तहत लगने वाले उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए तमाम तरह की नीतियां भी लेकर आ रहे हैं। इसके साथ ही जो पुरानी नीति है जिसके चलते उद्योग नहीं बढ़ पा रहे थे, उन नीतियों में बदलाव भी कर रहे हैं। इन्हीं नीतियों के तहत आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के आमिर ग्रीन्स होटल में एमएसएमई समिट 2023 का शुभारंभ होने जा रहा है। इस एक दिवसीय जो समिट रहेगी, इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया जाएगा और इस समिट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो एमएसएमई उद्योग से जुड़े हुए कई परिसंघ भी हैं, इसके साथ ही कई सारे उद्यमी भी हैं, उनसे संवाद करेंगे। संवाद करने की कोशिश ये होगी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन्हें बताएंगे कि उनकी सरकार एमएसएमई उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से लगातार नवाचार करके युवाओं को आगे आने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके साथ ही जो सफल उद्यमी हैं जिन्होंने एमएसएमई के तहत नीतियों का फायदा लेके आर्थिक रूप से ग्रोथ भी की है और लोगों को रोजगार भी दिया है, ऐसे लोगों को सम्मानित भी करने का एक कार्यक्रम इस दौरान रखा गया है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चाहते हैं कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उनका सम्मान किया जाए, जिन्हें काम करने में किसी तरह की दिक्कतें आ रही हैं उनसे संवाद कर उनकी दिक्कतों को दूर करने का भी प्रयास किया जाए। क्योंकि एक चुनावी साल है, चुनावी साल में जब एमएसएमई उद्योगों से जुड़े हुए उद्यमियों से बात करेंगे, युवाओं से बात करेंगे, तो एक नई चीज निकल कर आएगी अमृता की। आखिरकार हम लगातार यही कहते हैं कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियां बहुत ज्यादा है नहीं, और चूंकि जिस तरह से हम गुजरात में देखते हैं, महाराष्ट्र में देखते हैं, यहाँ पर बंदरगाह है, तो जब बंदरगाह होते हैं तो कहीं ना कहीं उद्योगों में भी बढ़ावा मिलता है और नौकरी की संभावना बढ़ती है। तो मध्य प्रदेश में जो रेवेन्यू की बात की जाए तो रेवेन्यू केवल पेट्रोल डीजल पर लगने वाले टैक्सेस से आता है, जमीन बेचने से आता है। तो जो टैक्सेस से ही मध्य प्रदेश की राजस्व की बढ़ोतरी होती है। ऐसे में सरकार भी यही चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा उद्योग मध्य प्रदेश की धरती पर लगे, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार भी मिले, इससे मध्य प्रदेश की जीडीपी में भी कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो आज जो कार्यक्रम होगा इसमें युवाओं का सम्मान किया जाएगा, सरकार की नीतियों पर चर्चा की जाएगी, पुरानी नीतियों की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही अब आगे कैसे बढ़ना है, कैसे एमएसएमई उद्योग को और ज्यादा मजबूत करना है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। बिल्कुल वैभव, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जिस तरह से रोजगार को लेकर एक बड़ी समस्या बनी हुई है और लगातार सरकार इस ओर प्रयासरत भी है, और देखने वाली बात होगी कि जो सरकार के प्रयास हैं वो कितना सफल हो पाते हैं। क्योंकि G20 समिट का भी आयोजन किया गया था और अब एमएसएमई का भी आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश विकास की ओर बढ़ रहा है और इससे नकारा नहीं जा सकता है। बने रहिए आप हमारे साथ वैभव, आपसे और जानकारी हम लेते रहेंगे।
तो आज पीसीसी चीफ कमलनाथ उज्जैन के दौरे पर रहेंगे। इसके साथ ही महिदपुर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे पीसीसी चीफ कमलनाथ। तो बता दें आपको, चुनावी साल में अब कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है, चुनावी मोड में नजर आ रही है। मंडल सेक्टर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, पत्रकार वार्ता को भी संबोधित करेंगे कमलनाथ, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। महिदपुर में आज हुंकार भरेंगे कमलनाथ, उज्जैन के दौरे पर रहेंगे। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपनी तैयारियां तेज कर रही है और इसी के तहत मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ उज्जैन में आम सभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही उज्जैन संभाग में कांग्रेस के लिए चुनावी रणनीति का जो खुलासा है वो भी किया जाएगा। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता की ओर। वैभव, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कांग्रेस की जो तैयारियां हैं वो तेज दिखाई दे रही हैं। हाँ, बिल्कुल तैयारियां तेज करनी ही होगी क्योंकि बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। अब जल्द ही हम देखेंगे कि मानसून आ जाएगा, बारिश होने लगेगी, तो जो चुनावी गतिविधियां होती है कहीं ना कहीं उस पर एक तरह से रोक लग जाती है, क्योंकि कार्यकर्ताओं को स्थानीय गांव तक पहुंचने में कई तरह की दिक्कतें भी होती हैं और लोग मानसून के समय बारिश के चलते घर से बाहर कम ही निकलते हैं। तो कल जिस तरह से हमने बात की थी अमृता कि कमलनाथ अपने घर छिंदवाड़ा में थे, स्थानीय जो लोग हैं उससे मुलाकात कर रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी का फोकस पूरी तरीके से छिंदवाड़ा है, तो कमलनाथ को पहले अपने घर को बचाना होगा। जब घर बच जाएगा तब दूसरों के घरों को बचाने की बात की जाएगी। तो अपने गढ़ में कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के बाद, मंडलम और सेक्टर कमेटियों को मजबूत करने के बाद अब आज उज्जैन जिले जाने वाले हैं। महिदपुर में उनकी सभा का भी एक आयोजन किया गया। इसके साथ ही पत्रकार वार्ता को भी संबोधित करेंगे। मंडल सेक्टर्स के जो पदाधिकारी है उनसे चर्चा करके इस बात को जानने की कोशिश कमलनाथ करेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस को और मजबूत किया जा सकता है ताकि आने वाले चुनाव में किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। नारी सम्मान योजना को लेकर भी बात की जाएगी। इसके साथ ही कमलनाथ कोशिश करेंगे कि जो वोटर्स हैं, जो लोग हैं, चाहे वो युवा वर्ग हो, बुजुर्ग हो, महिलाओं हो, उनसे संवाद किया जाए। क्योंकि आम सभा के बाद ऐसा एक कार्यक्रम भी बनाया गया है कि जहां कमलनाथ चुनिंदा लोगों से बातचीत करें और समझने की कोशिश करें कि उज्जैन जिले में किस तरह की दिक्कतें जा रही हैं। तब जब आम सभा को संबोधित करेंगे तो बिल्कुल जिक्र किया जाएगा। जिस तरह से महाकाल कॉरिडोर में हमने हाल ही में देखा था कि बहुत ज्यादा तेज हवा नहीं चली थी, उसके बाद भी जो सप्तऋषि थे उनकी मूर्तियां किस तरीके से टूट गई थी। तो करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप भी कमलनाथ के द्वारा भी लगाया गया, कांग्रेस के द्वारा भी लगाया गया। तो उसका जिक्र भी हो सकता है कि जब उज्जैन दौरे पर पहुंचे तो जिक्र करें। तो आज कमलनाथ का बेहद अहम दौरा रहेगा। उज्जैन जिले के दौरे पर रहेंगे, वो कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और उसके साथ ही बीजेपी पर भी कई तरह के आरोप लगाएंगे। बिल्कुल वैभव, लेकिन सवाल ये भी उठता है, जैसे महिदपुर की अगर हम बात करें तो महिदपुर एक ऐसी विधानसभा है जो लंबे समय से बीजेपी का कब्जा रहा है। ऐसे में इस बार कमलनाथ के सामने जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसकी राह आसान नहीं है, क्योंकि छिंदवाड़ा में भी बीजेपी सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। एक तो अपना गढ़ बचाना और दूसरी बात ये कि बीजेपी के गढ़ में अपना कब्जा करना। राजनीति की यही खूबसूरती होती है क्योंकि अब राजनीति का बदलता हुआ परिदृश्य हमें देखने को मिल रहा है। जो गढ़ की बात की जाती थी, कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा कहा जाता था, लेकिन वहां भी हम जिस तरह से देखें कि बीजेपी ने एक वार्ड में विजय हासिल की है, 4 बूथों पर कांग्रेस हारी है, जहां पर कमलनाथ को एज अ सीएम प्रोजेक्ट करके जनता से वोट मांगे गए थे। इस तरह से हमने देखा कि अभी जब चुनाव होते हैं तो कई बीजेपी भी कई विधानसभाओं को हारती है, कई चुनावों को हारती है। तो अब जो वोटर है कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि किसी का परमानेंट वोटर नहीं है। वोटर भी तात्कालिक घटनाओं के आधार पर वोट देता है, नीतियों के आधार पर वोट देता है और कई बार आपसी संबंधों के आधार पर भी वोट दिए जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है अमृता कि जो कैंडिडेट होता है वो हमारा परिचित का होता है, लेकिन वो विरोधी पार्टी से होता है, तो कहीं ना कहीं वोट शिफ्ट हो जाता है। हालांकि ये सब जो वोट शिफ्टिंग की बात मैंने कही है वो 4 से 5% ही होता है, लेकिन वोट चाहे 1 हो चाहे 1000 हो, एक वोट से हार मिली, एक वोट से जीत मिली हो, जीत जीत ही होती है, हार हार ही होती है। तो इस तरह के दौरे कमलनाथ के द्वारा भी किए जा रहे हैं। बीजेपी के गढ़ में कमलनाथ भी नजर आएंगे, दिग्विजय भी नजर आएंगे। जिस तरह से हम देखें कि कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है छिंदवाड़ा को, दूसरी विधानसभा को मुख्यमंत्री शिवराज भी नजर आते हैं, बीडी शर्मा भी नजर आते हैं। तो फिलहाल ये चुनावी वक्त है, चुनावी तैयारियां हैं। जब तक पार्टी एक दूसरे के गढ़ में नहीं जाएंगी तो समझ कैसे पाएंगी कि उनकी नीतियां कितनी मजबूत हैं।
उनकी पार्टी कितनी मजबूत है। बिल्कुल देखने वाली बात होगी और पार्टी को ये समझना होगा कि उनकी आखिर नीतियां कितनी मजबूत है, क्योंकि आज जिस तरह से पीसीसी चीफ कमलनाथ उज्जैन पहुंचेंगे और इसके साथ ही महिदपुर में, जो कि काफ़ी लंबे समय से बीजेपी की सीट रही है, इस पर भी आज यहाँ से चुनावी जो हुंकार है वो यहाँ से शुरू की जाएगी, शंखनाद शुरू किया जाएगा चुनावी। और देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से अगर हम बात करें 2018 की, तो परिवर्तन यात्रा यहाँ से निकाली गई थी और उसके बाद अब देखना होगा कि जो कांग्रेस है वो किस तरह से महिदपुर पर बीजेपी की पुरानी सीट पर अपना कब्जा करती है। बने रहिए अब हमारे साथ, वैभव से और जानकारी हम लेते रहेंगे। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि भोपाल से मिल रही है, जहां 66 हारी सीटों पर अब फोकस रहेगा। एमपी कांग्रेस का 66 सीटों पर फोकस होगा। 66 सीटों की दिग्विजय ने रिपोर्ट दी है, इन्हीं सीटों की मजबूती पर विशेष फोकस किया जाएगा। 66 हारी सीटों का दिग्विजय ने दौरा किया। रिपोर्ट के बाद कांग्रेस ने एक नया प्लान तैयार किया है। सीटों पर संगठन को मजबूती से काम करना होगा। लगातार हार के कारण ये सीटें कमजोर हो रही हैं। कमलनाथ को जमीनी जानकारी दी गई है मतदान केंद्र पर, जिसके चलते अब सक्रियता जो है वो बढ़ाई जाएगी। कांग्रेस 66 सीटों पर बूथ कमेटी भी बनाएगी। चलिए एक बार फिर रुक करते संवाददाता वैभव गुप्ता की ओर। वैभव, अब जो हारी हुई 66 सीटें हैं उस पर कांग्रेस का फोकस रहेगा और जो कार्य हैं वो कार्यकर्ता करेंगे इसे मजबूती लाने का। लेकिन सवाल ऐसे में ये भी उठता है, लंबे समय से हम देख रहे हैं जिस तरह से जो खींचतान कांग्रेस के बीच में देखने को मिल रही है, अंतरकलह की जो खबरें लगातार सामने आती हैं, कहीं ना कहीं क्या लगता है वैभव, क्या पार्टी अपने पहले अंदर के जो मसले उसे सुलझाएगी या फिर इन 66 सीटों पर जो फोकस कर रही है वो संभव हो पाएगा? मैं एक दिल्ली में बैठक हुई थी, दिल्ली में बैठक में भी ये अंतरकलह का सवाल जो आपने पूछा है, वो राहुल गांधी ने सवाल पूछा था बैठक के अंदर कि इस तरह की खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस में कई तरह के ग्रुप्स बन गए हैं और वो अपने तरह की अपने लिए राजनीति कर रहे हैं। तब इस बात की जानकारी दी गई थी, इस बात की कह सकते सलाह दी गई थी कि पहले हमें अपनी सरकार बनानी है, सरकार बन जाएगी तो उसके बाद जितनी भी अंतरकलह है दूर कर लेंगे। सरकार ही नहीं बनेगी तो इस तरह की कलह किस काम आएगी। तो अगर आप इस तरह से काम करेंगे कि अरुण यादव की कांग्रेस अलग है, दिग्विजय सिंह की कांग्रेस अलग है, अजय सिंह की कांग्रेस अलग है, कमलनाथ की कांग्रेस अलग है, तो कांग्रेस तो एक ही है। आप लोगों की गुटों के चलते कांग्रेस कई भागों में बंट रही है। तो सबसे पहले आपको कांग्रेस को एकजुट करना होगा। सरकार बनेगी उसके बाद जरूर चर्चा कर लेगी कि किसको क्या महत्वपूर्ण विभाग देने हैं और किस तरह से किसको अहम जिम्मेदारियां भी देनी है, लेकिन फिलहाल बात सरकार बनाने का है। तो अब जो अंतरकलह का सवाल था उसका जवाब शायद राहुल गांधी ने भी जानने की कोशिश की और कमलनाथ ने भी इस तरह से कहा है कि पहले कोशिश करनी है सरकार बनाने की। दूसरा सवाल आपका था कि जो 66 सीटें हैं, आप अंतर समझिए कि 2018 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी को भी बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, कांग्रेस को भी बहुत ज्यादा सीटें नहीं मिली थी, केवल 10 से 12 सीटों का फर्क पड़ा था। और जो 66 सीटों की बात की जा रही है जिस पर लगातार दिग्विजय सिंह ने अभी दौरा किया है, उस सीटों पर कमलनाथ भी गए हैं। 66 सीटें कांग्रेस लगातार हार रही है। तो इन हारी हुई सीटें हैं जो 66, उसमें से कुछ अगर कांग्रेस के पाले में आ जाती हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो नीति है, जो सरकार बनाने की दिशा में कांग्रेस बातचीत कर रही है, उसकी बात को बल मिलेगा। तो 66 सीटों पर कांग्रेस के जो दिग्विजय सिंह हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उनके द्वारा एक जमीनी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। वो 66 सीटों के दौरे कर चुके हैं, 2 बार दौरे कर चुके हैं, हर सीट पर कार्यकर्ताओं से संवाद कर चुके हैं और किस तरीके से मजबूत कैंडिडेट कौन वहां पर हो सकता है उसकी जानकारी इस रिपोर्ट में दी जाएगी। और कमजोरी का कारण क्या है, क्योंकि कांग्रेस अगर कहीं एक्टिव है और कहीं कमजोर है तो कहीं ना कहीं कारण होता है कि वहां की जो कार्यकर्ता है वो उदासीन है। उदासीन हो सकता है कि जो उनका नेता हो वो उनकी बात नहीं सुनता हो या उनका नेता उनके साथ खड़ा नजर नहीं आता हो। तो इस रिपोर्ट में सिलसिलेवार तरीके से कमलनाथ की जो रिपोर्ट गई है, दिग्विजय सिंह ने सभी बातों को जिक्र किया है कि कार्यकर्ता उदासीन कौन है, विधानसभा चुनाव जो 2023 के होने हैं वहां किस व्यक्ति को अगर टिकट दिया जाए तो कांग्रेस वहां से जीत सकती है और समय रहते किस तरीके से कांग्रेस को इन 66 सीटों पर मजबूत करने के प्रयास किए जाने चाहिए। तो सिलसिलेवार तरीके से सारे ही बिंदुओं की पर जांच रिपोर्ट दिग्विजय सिंह की तरह कमलनाथ को दे दी गई है। और जो कांग्रेस की चारों फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे एनएसयूआई की बात करें, सेवा दल की बात करें, इन सबको भी वहां पर एक्टिव किया जाएगा, बूथ स्तर पर कमेटियां बनाई जाएगी। क्योंकि राहुल गांधी ने भी कहा था, जो राहुल गांधी को फीडबैक पहुंचा था
कि अभी आपकी बूथ कमेटियां ही नहीं बन पाई और चुनाव की बात कर रहे हैं, तो इस वक्त दिग्विजय सिंह, कमलनाथ सबसे ज्यादा बूथों पर एक्टिव करने की बात की जा रही है। बूथ पर कमेटियां बनाई जाएंगी और कमेटियों को बनाने के बाद कमेटियों से काम लिया जाएगा। जो जमीनी फीडबैक है उसके आधार पर काम करने की कोशिश कमलनाथ के द्वारा, दिग्विजय के द्वारा, कहीं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। बिल्कुल, कहीं न कहीं वैभव 66 सीटों की जो रिपोर्ट सामने आई है उससे कहीं न कहीं कांग्रेस की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस किस तरह से रणनीति बनाकर इन सीटों पर फोकस करती है और जो जीत लगातार जो हार यहाँ पर सामने आ रही है उस पर किस तरह से यहाँ पर नई रणनीति बनाकर अमल किया जाता है और आने वाले दिनों में कांग्रेस जीत हासिल करेगी। जिस तरह से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने रिपोर्ट सौंपी है और एमपी कांग्रेस हारी हुई 66 सीटों पर संगठन को मजबूत करने का काम करेगी। संगठन में और कसावट लाने के साथ ही मतदान केंद्र पर सक्रियता बढ़ाने की कवायद भी की जाएगी। कांग्रेस के चारों फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन 66 सीटों पर बूथ मजबूती का भी काम करेंगे। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि भोपाल से मिल रही है। सतपुड़ा भवन में आगजनी मामले में समिति आज प्रस्तुत करेगी जांच प्रतिवेदन। 12 जून को सतपुड़ा में भीषण आग लगी थी। शुक्रवार को रिपोर्ट नहीं दे पाई थी समिति। राजेश राजौरा की अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी। रिपोर्ट पेश होने के बाद सरकार फैसला लेगी। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं संवाददाता वैभव गुप्ता की ओर। वैभव, सतपुड़ा भवन में आगजनी का मामला हुआ था, काफी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई थी और 12 जून को जिस तरह से आग लगी तो उसके बाद ये कहा गया था कि 3 दिनों में ही रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी जांच समिति की ओर से, लेकिन अब कहीं ना कहीं 3 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है लेकिन अब तक रिपोर्ट तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की फायर सेफ्टी जो प्रबंधन होता है, फायर सेफ्टी को लेकर किस तरीके से नियमों का पालन किया जा रहा है उसकी पोल खोल दी थी। अगर सतपुड़ा भवन, जो कि कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की प्रमुख 3 इमारतों में शुमार है, क्योंकि सरकार चलती है, मंत्रालय से सरकार चलती है, विंध्याचल से चलती है। विंध्याचल भवन बिल्कुल सतपुड़ा भवन की जस्ट अपोजिट है अमृता, जहां पर विभिन्न विभागों के दफ्तर बने हुए करीबन 4 से 5 हजार कर्मचारी प्रतिदिन वहां पर पहुंचते हैं और विंध्याचल भवन की जस्ट अपोजिट सतपुड़ा भवन बना है। यहाँ भी 4000 से अधिक कर्मचारी काम करते थे प्रतिदिन और मध्य प्रदेश में चल रही सरकारी योजना को संचालित करने में भी बेहद अहम योगदान देते थे। तो अब सतपुड़ा भवन की जो इमारत जहां पर आग लगी थी, क्या वो काम करने लायक है? क्योंकि टेम्परेचर इतना अधिक था कि वहां के कांच पिघल गए और जब टेम्परेचर इतना अधिक था तो हो सकता है कि वहां के जो पिलर्स होते हैं उनका लोहा भी अगर पिघल गया होगा तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों को काम करने में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो गृह मंत्री से भी ये सवाल किया गया था कि क्या अब सतपुड़ा भवन में दफ्तर लगेंगे, तो उन्होंने यही कहा था कि पहले हमारी जांच टीम जल्दी से हमको जब रिपोर्ट दे देगी तो उस रिपोर्ट के आधार पर हम आगे काम करेंगे कि सतपुड़ा भवन में फिर से कर्मचारियों को बिठाकर उनसे काम लेना है या फिर उस बिल्डिंग को डिसमेंटल करना है। तो 12 जून को जो आग लगी थी उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा एसीएस होम राजेश राजौरा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। इसमें नगरीय विकास के मुख्य सचिव भी थे और बेहद महत्वपूर्ण बात है कि अब ये जो समिति है ये अपनी जांच रिपोर्ट आज सौंप सकती है, क्योंकि फॉरेंसिक की जो रिपोर्ट आनी थी, इसके साथ ही अन्य जो जांच रिपोर्ट आनी थी, टेक्निकल एक्सपर्ट्स की जो रिपोर्ट आनी थी, वो शुक्रवार को आ नहीं पाई थी। तो कमेटी के द्वारा समय दिया गया था कि जब तक अगर, क्योंकि रिपोर्ट प्रथम जो प्रतिवेदन होता है उसमें सभी बिंदुओं का समावेश नहीं किया जाएगा तो वो रिपोर्ट किसी मतलब की नहीं होगी। इसलिए आज ये रिपोर्ट शायद 2 बजे सौंपी जाएगी सरकार को और उसके बाद सरकार इस रिपोर्ट के आधार पर कई अहम फैसले ले सकती है। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि अब सरकार क्या कुछ फैसले लेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आगजनी को लेकर सेफ्टी की जो बात की जाती है उसकी पोल खोलती हुई मध्य प्रदेश में नजर आ रही है। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं ये दावे खोखले साबित हो रहे हैं। अब 1 हफ्ते बीत चुके हैं, 3 दिनों की बात हुई थी कि 3 दिनों में जो जांच रिपोर्ट है वो तैयार कर दी जाएगी और सख्ती से इस पर काम किया जाएगा, गंभीरता से इसे लिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर जो ढीला रवैया है वो कहीं ना कहीं इस पूरे रिपोर्ट के बाद जो हमने मामला देखा था सतपुड़ा का, कहीं ना कहीं उजागर हो रहा है। चलिए बात करते हैं मौसम की, जहां मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम में कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिलेगा और मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जो मध्य प्रदेश में अब मिला जुला असर देखने को मिलेगा। बारिश के साथ लू चलने की संभावना व्यक्त की जा रही। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया। ग्वालियर चंबल संभाग में अलर्ट जारी किया गया। 25 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होगी। 20 से 21 जून को प्रदेश में बारिश होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता वैभव गुप्ता की। वैभव, जिस तरह से मौसम वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि अब मध्य प्रदेश में मिला जुला असर देखने को मिलेगा, बारिश के साथ साथ गर्मी का एहसास भी होता रहेगा,
क्या लगता है ऐसे में जो मौसमी बीमारियों के मरीज है उनमें एक बार फिर इजाफा देखने को मिलेगा? ये बिपरजॉय का असर है। जिस तरीके से चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने चाहे गुजरात की बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए, महाराष्ट्र की बात की जाए, वहाँ तबाही मचाई, तो उसका कुछ असर मध्य प्रदेश के मौसम पर भी देखने को मिलेगा। क्योंकि नजदीक पड़ता है राजस्थान से ग्वालियर चंबल संभाग, तो ग्वालियर चंबल संभाग में मौसम विभाग के द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहां पर बेहद तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही मंदसौर, नीमच जो स्थान है, यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना है। तो मध्य प्रदेश के कई शहरों में जहाँ हम देखेंगे कि बारिश हो रही है, हवाएं चल रही हैं और आंधी का दौर देखने को मिलेगा। वहीं हम दूसरी बात करें तो कुछ स्थान ऐसे भी रहेंगे जहाँ पर तेज गर्म हवाओं से लोगों को परेशान होना पड़ेगा, लू चलेगी। इसके साथ ही जो पारा है एक बार फिर आसमान छूता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ठंडक रहेगी, कहीं गर्मी रहेगी, कहीं लोगों को परेशानी बारिश से होगी, तो कहीं लोगों को गर्मी से रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव तमाम जानकारी। तो आपको बता दें बिपरजॉय ने राजस्थान और गुजरात में तबाही मचाई थी। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय राजस्थान में कहर बरपा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 12 घंटों में इसके राजस्थान के नॉर्थ ईस्ट की ओर बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि चक्रवात के कारण सिर्फ गुजरात और राजस्थान में बारिश नहीं हो रही, बल्कि अब मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई थी और अब इसका असर जो है कहीं ना कहीं भोपाल में भी देखने को मिलेगा। फिलहाल मेरे साथ इस वक्त की बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।